गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है विज्ञान। और विज्ञान में हम लोग आज पाठ 8 प्रदूषण पढ़ने वाले। प्रदूषण की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। अनेक समाचार हम लोग पढ़ते रहते हैं, टीवी पर दूरदर्शन पर भी देखते हैं किस तरह से प्रदूषण की समस्या से पूरा विश्व ग्रसित है, किस तरह से पृथ्वी पर अनेक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब प्रदूषण हम लोग पहले के क्लासों में भी पढ़े। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। मृदा अर्थात सॉइल, मिट्टी। तो अनेक तरह के प्रदूषण है। मिट्टी भी प्रदूषित होती है क्योंकि उसमें हम लोग अनेक तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है। जंगल कट रहे हैं, उसकी वजह से भी मिट्टी का क्षरण होता है। और बाढ़ या अन्य आपदाओं के कारण जब मिट्टी बह जाती है तो वहां पर सिर्फ पत्थर बचते हैं, या कंकड़, इस तरह के जो सॉफ्ट सॉइल है, जो अच्छी मिट्टी है, वो बह करके चली जाती है। तो इस तरह से मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण के भी अनेक कारण हैं। नदियों में गंदे केमिकल के पानी को छोड़ना, उसके बाद पशुओं को धोना, अनेक कारण है। कपड़े धोना, उसमें गाड़ियां ले जा करके लोग धोते हैं, जिसकी वजह से जल भी प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण का भी ऐसे ही बहुत सारे कारण है। वायु प्रदूषण, हवा का प्रदूषण। हवा में अनेक जहरीली गैसें छोड़ी जाती है। कंपनी कारखानों से निकलने वाली गैसें, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैसें, या कोई भी चीज जब भी हम जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अनेक गैसें जब हवा में मिश्रित होती है तो वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखते हैं आगे। पर्यावरण में सबसे पहले इस तरह की समस्याएं क्यों आई, क्यों निर्माण हुआ इस तरह की समस्याओं का? क्योंकि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मनुष्य है। अधिकतर जो कारण है वह हमारे द्वारा ही निर्मित प्रदूषण होता है। जिस तरह से मनुष्य दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, उसे आवश्यकताएं बढ़ रही है, उसी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम भी हम कर रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना होगा? इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें जो उपाय करने हैं, जिस तरह का प्रदूषण होगा उस तरह का उपाय करना होगा। जैसे वायु प्रदूषण है तो ऐसी गाड़ियों का निर्माण करें कि जिससे धुएं का कम से कम निकास हो उसमें से। उदाहरण के लिए जैसे सीएनजी की गाड़ियां, पहले पेट्रोल डीजल पर ही सिर्फ गाड़ियां चलती थी। अब सीएनजी, गैस, फिर उसके साथ साथ और भी थोड़ा सा एडवांस टेक्निक हुई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो बैटरी चार्ज करके चलती, और ज्यादा एडवांस सोलर सिस्टम पे चलने वाली गाड़ियां, मोटर्स है, जो बैटरी चार्ज हो जाती है धूप में और उसके बाद वह चलता है। तो इस तरह से इन समस्याओं को हल करना भी हमारा ही काम है। अगर प्रदूषण हम फैला रहे हैं तो उसको हल करने का कार्य भी हमारा ही है। उसके लिए उपाय भी ढूंढना काम हम मनुष्य का ही। मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं निर्मित हुई। औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या, खनन कार्य, परिवहन, कीटनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, इनके कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण का परिणाम मानव पर भी हो रहा है। रासायनिक उर्वरक क्या है? जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, खेती में ज्यादा से ज्यादा उपज हो, इसके लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो जहरीले होते हैं, जो सॉइल को भी खराब करते हैं, मिट्टी को भी खराब करते हैं। परिवहन के जो माध्यम है, गाड़ियां, मोटर्स, इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। और खनन का कार्य जो जमीन में से खोद करके हम लोग निकालते हैं, उत्खनन, जिसमें कोयला, लोहा, तांबा, इस तरह की सब चीजें मिलती हैं।
तो इसके कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे-जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, अर्थात इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बन रही है, वैसे-वैसे प्रदूषण भी बढ़ते जा रहा है। प्रदूषण है क्या? परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण। पर्यावरण के लिए जो हानि पहुँचाए, जो पर्यावरण को डिस्टर्ब करे, वही प्रदूषण है। अब प्रदूषक क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स जो प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक। परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर वनस्पति, प्राणी और मनुष्य हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और अस्वस्थ कारक होते हैं। अब पर्यावरण को दूषित करने के लिए जो भी चीजें, जो जहरीली गैसें हैं या केमिकल का पानी है, इन ये सब सारी चीजें एक प्रदूषक की तरह कार्य करती है। जो जैविक घटक है, जैविक तथा अजैविक, जैविक अर्थात जो जीवित घटक है, वनस्पति, प्राणी, मनुष्य, अजैविक जो भी पहाड़, पेड़, पानी, ये सब पेड़ भी जैविक घटक में आता है। तो उस पर जो परिणाम करता है, दुष्परिणाम करता है, अस्वस्थ करने का कार्य करता है, जो भी विषैली चीजें हैं, उसे प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक उसी प्रकार मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं होते। अर्थात जो भी प्रदूषक प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, आज नहीं तो कल वो नष्ट हो जाएँगे, खत्म हो जाते हैं, उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। किंतु जो मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है या जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम पर्यावरण पर होता है और वो नष्ट भी नहीं होते। अब यहाँ पर एक पृथ्वी का ग्लोब का चित्र दिखाया है, किस तरह से पृथ्वी कराह रही है, किस तरह से प्रदूषण की वजह से उस पर अनेक दुष्परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन-कौन सी गैसें हैं, इसका प्रमाण कितना है, किन गैसों का समांगी मिश्रण अर्थात जो हवा है, हवा व गैसों का मिश्रण है, यानी ढेर सारी गैसें हैं उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है, वह नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन इस हवा में 78% है, जो सही प्रमाण दिया गया है और ऑक्सीजन 20.9%, लगभग 21% हवा में ऑक्सीजन है और उसके बाद जो 0.1% बचा, उसमें अनेक जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, आर्गन गैसेस, हीलियम, नियॉन ऐसी अनेक गैसें, ढेर सारी गैसें इस वातावरण में, इस हवा में मिश्रित हैं, जिसमें धूल के कण भी हैं, वाष्प की जो बूंदें होती हैं पानी, उसका भी प्रमाण है और धूल, धुआँ, विषैली गैसें, बहुत कुछ उसके अंदर मिक्स है। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या-क्या हैं? वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी के विस्फोट से प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित। वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित अर्थात जो हमारे द्वारा निर्माण किया गया है। प्राकृतिक कारण जो भी आपदाएँ आती है प्रकृति के द्वारा, जिसको हम भगवान भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, उसके कारण जो भी प्रदूषण होता है वह। अब यहाँ पर सबसे पहला प्राकृतिक कारण दिया है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी क्या है? बहुत सारा धधकता हुआ लावा इस धरती के अंदर है, जो कभी-कभी कोई कहीं से फूट पड़ता है और बाहर निकलता है। जैसे हम लोग दिवाली में फाउस जलाते हैं तो उसके अंदर से ढेर सारे आग की तरह निकलता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से यह ज्वालामुखी का विस्फोट है। ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस रूपी, गैस रूपी तथा द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब तीनों तरह के पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी में। एक तो गैस, ठोस, ठोस अर्थात बहुत सारे राख और ढेर सारी चीजें निकलती हैं। गैस निकलती है उसमें से जहरीली, द्रव रूपी चीजें भी निकलती हैं, जो लावा पिघला हुआ, मोल्टेन लावा जिसको बोलते हैं, पिघली हुई चीजें जो बहुत ज्यादा गर्म होती है और उसके संपर्क में जो भी चीजें आती है वह नष्ट होते जाती है। अब गैसें कौन कौन सी हैं उसमें से निकलने वाली?
हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, बाष्प, धूल कण आदि। ये सब चीजें ज्वालामुखी के विस्फोट में निकलने वाली चीजें। अब भूकंप क्या है? भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से विषैली गैसें और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित होती है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पूरी तरह से डोल पड़ती है, जिस भी स्थान पर आता है। अब उसमें भूगर्भ के अंदर से, भूमि के अंदर से अनेक विषैली गैसें और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में निकलती है, जो वायु को प्रदूषित करने का काम करती है। रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी, जमीन की धूल, सूखी पत्तियां, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण अनेक हवा में सूक्ष्म जीव मिश्रित होते हैं। वायरस जिसको कहते हैं, सूखी पत्तियां, जब तेजी से आंधी चलती है, जब आंधी तूफान आता है तो हम देखते हैं उसके अंदर तो मिट्टी के कण होते हैं, धूल के, वो पूरी तरह से उस हवा में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। आप दानावल लिखा है, वो दावानल होता है, करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। दावानल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं वातावरण में मिलने के कारण दावानल अर्थात जंगल की आग। जंगल में कभी कभी अचानक, अभी हम लोगों ने देखा कैलिफोर्निया के जंगल, अमेरिका में जंगलों में आग लगी, अमेजन जो घाटी है वहां पर भी, जिसे पूरे पृथ्वी का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, जिसके फेफड़ा कहा जाता है समझो, उसमें से शुद्ध वायु निकलने का कार्य करती है। बहुत बड़ा जंगल है जिसमें आग लगी। उसी तरह से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी। अब वो जंगलों में आग लगने का कारण बहुत से हो सकते हैं। जब सूखे पेड़ आपस में रगड़ होती है उसमें, तो उसमें से चिंगारी निकलती है, जिसके कारण आग लगती है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अब दावानल के कारण, इस जंगल की आग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सभी धुएं के रूप में हवा में मिश्रित होते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण, उदाहरण घास, कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित होने के कारण, अनेक घास के कण है, जीवाणु है, कवक है, जो हवा में मिश्रित होते हैं, जिसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। ये सब थे प्राकृतिक कारण, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। अब मानव निर्मित कारण देखते हैं। ईंधनों का उपयोग, पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से, ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है। इस तरह से हम देखते हैं, कोई भी ईंधन अगर हम जलाते हैं घर में, जो गैस सिगड़ी का, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं वह, या मिट्टी के तेल के उपयोग से स्टोव जलाने का कार्य करते हैं, एलपीजी गैस जलाने का काम करते हैं, गांव में लकड़ी का या कोयले के उपयोग से खाना बनाते हैं, जला करके उसको पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों का, तो इसमें से अनेक गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे शीशा शीशा जो धातु होती है वह भी उसके साथ मिक्स होती है। अब ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा हम लोग जमा करते हैं और हम देखते हैं कि उसे जला देते हैं। जैसे बगीचे में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमा की और उसको जला दिया। या बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा है, जो वायर होता है केबल का, उसमें से तांबे की तार निकालने के लिए भी उस प्लास्टिक को जला देते हैं। तो इस तरह से यह सब मानव निर्मित कारण है, जो हवा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अब औद्योगिकीकरण क्या है? अलग अलग कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण औद्योगिकीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें से प्रचंड धुआं निकलते रहता है। और उस धुएं के कारण भी वह सारा धुआं वातावरण में मिश्रित होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा और परमाणु विस्फोट। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम, इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्ग होकर हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है। तो ज्यादातर
परमाणु जो ऊर्जा है, बम विस्फोट इन सब चीज़ों में करते हैं। दूसरा उपयोग उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तारापुर, यहाँ पर एटॉमिक सेंटर है, जिसके फ्यूज़न से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यह ज्वालामुखी की विस्फोट के कारण जहरीली गैसें भी निकलती हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में। ठोस अवस्था में ढेर सारी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर है, भूगर्भ में, वह बाहर आती है और लावा के रूप में भी जो मोल्टन लावा है, पिघला हुआ, वह द्रव के रूप में आता है और अनेक जहरीली गैसें इसमें से बाहर निकलती हैं। अब यह दावानल जंगल में लगी हुई आग, जिसमें जीव, जंतु, प्राणी तो नष्ट होते ही हैं, पेड़-पौधों के जलने की वजह से जहरीला धुआँ भी निकलता है। भूकंप के कारण बहुत नुकसान होता है, ढेर सारे जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं और हवा में अनेक गैसें मिश्रित होती हैं, जो भूगर्भ से बाहर निकलती हैं। राजस्थान में भी देखा है हम लोगों ने, एक बार बड़ा तूफान आया, वहाँ की हमेशा आते ही रहता है। जो रेत है उसकी पंजाब की तरफ आ करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एक बार तो मुंबई तक वहाँ की धूल भरी आंधी पहुँची थी। तो इस तरह से वायु प्रदूषण होने का कार्य होते रहता है। और वायु प्रदूषण के ये मानव निर्मित कारण है, जो मोटर व्हीकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे धुआँ बाहर निकलता है। वो जहरीला धुआँ, विषैला धुआँ हवा में मिश्रित होकर के हवा का प्रदूषण होता है। अभी ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर यूरेनियम, थोरियम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कभी-कभी विस्फोट होकर के इस तरह से और भी ज़्यादा प्रदूषण फैलने का कार्य होता है। यहाँ पर कंपनी कारखानों से निकलने वाला धुआँ, जो गैसें हैं, वह हवा के साथ मिश्रित होकर के वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसान पराली जलाने का कार्य करते हैं। जो गेहूँ की बाल है, उसको ऊपर से काट लिया जाता है और जो उसका फूट बचता है या पराली बचती है, उसको जलाने का कार्य उसी तरह से धान की खेती में भी करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आए दिन समाचार में पढ़ते थे कि दिल्ली, हरियाणा पूरा क्षेत्र इस वायु प्रदूषण से परेशान है। वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, श्वास लेने लायक भी नहीं बचा था। तो पंजाब, हरियाणा के अनेक किसान इस तरह से जलाते थे पराली, जिस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध है, रोक है। यह भी एक मानव निर्मित कारण है वायु प्रदूषण का। अब हवा के प्रदूषक कौन-कौन से हैं, उसके स्रोत कौन से हैं, उसका परिणाम क्या-क्या हो सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं, एसओ2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कारखाने जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल का उपयोग होता है, कोयला जला करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करते हैं या कंपनी कारखानों में जो बॉयलर्स होते हैं, वहाँ पर डीजल जलाने का कार्य करते हैं। डीजल के द्वारा वहाँ पर कारखानों में काम होता है कोयला जला करके। तो इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें निकलती हैं। होता क्या है उससे? आँखों में जलन, उसका दुष्परिणाम है आँखों में जलन, श्वसन मार्ग में दाह अर्थात जो हमारी श्वास नली है, इसमें जलन सी होती है, दाह होती है, गर्मी होती है, अतिरिक्त कफ की निर्मिति। हम देखते हैं कि शहरों में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर कफ की शिकायत होती है, खाँसी की या थकान महसूस ज़्यादा होता है क्योंकि जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन का प्रमाण अपने आप कम होगा, जिससे हमें श्वास लेने में परेशानी होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ वाहन और कारखानों का धुआँ, जो मोटर व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी, मोटर, बस इन सब चीज़ों से जो धुआँ निकलता है, इन वाहनों से जो धुआँ निकलता है और कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त में ऑक्सीजन की धारण करने की नहीं। क्षमता कमी। हम जब ऑक्सीजन अपने बॉडी में चेक करते हैं, रक्त में चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रमाण हमें कम दिखाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का। 9:21। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वाहनों का धुआं। अब वाहनों का धुआं क्या है? जो हम लोग वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उन वाहनों के से निकलने वाले धुएँ के कारण भी फेफड़े और श्वसन मार्ग में इससे जलन होती है। हवा में मिश्रित सूक्ष्म कण रूप पदार्थ, अनेक जो धूल है, कचरा है, बहुत सारी चीज़ें, वह हवा में मिश्रित होती है। जो उद्योग और वाहनों का धुआँ है, वो सब मिक्स होता है, जिससे श्वसन रोग हो सकता है।
अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। धूल के कण, उद्योग और वाहनों का जो धुआं है उससे निकलता है और सिलिकॉसिस जैसा रोग होता है उससे। कीटाणुनाशक, अनेक कीटाणुनाशकों का छिड़काव करते हैं, कीटनाशकों की निर्मिति, निर्गिति और उपयोग, जैसे फसल को बचाने के लिए, फसल में कीड़े न लगे या लगे हैं तो उस पर अनेक कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण यह प्रदूषण होता है। अब उससे परेशानी क्या हो सकती है? मानसिक दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु, अचानक लंबी सांसें चलना, श्वास का रुक जाना या मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो, तो यह सब कारण कीटनाशक के अधिक उपयोग के कारण होता है। मीथेन जैसी गैस है, कारखानों से होने वाले गैसों का रिसाव, जो जहरीली गैस है मीथेन, जिसकी वजह से विष बाधा हो सकती है, त्वचा रोग, त्वचा का कैंसर, दमा, श्वसन संस्थान के अनेक विकार हो सकते हैं। यह सब दुष्परिणाम है हवा के प्रदूषकों के। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, 2 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल में अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। वहां घटित दुर्घटना में गैस के रिसाव के कारण करीब करीब 8,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। भोपाल गैस दुर्घटना की अधिक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, नेट पर दिया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, अचानक गैस लीक हुई, हजारों लोग अब इस गैस रिसाव के कारण अपना प्राण गंवा चुके थे। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, जिसमें से जहरीला धुआं निकला, गैस का रिसाव हुआ। अचानक रात में सोए हुए लोग सोए ही रह गए, श्वास लेने में उन्हें तकलीफ हुई और लगभग 8,000 लोग मृत हो गए, मर गए, प्राण गंवा दिए। अनेक लोग आज भी वहां पर अपंग हो गए, कई लोगों को अंधत्व, आंखें चली गई और अनेक विकार उत्पन्न हुए, जो उनके आगे की पीढ़ी थी उसको तक दुष्परिणाम उसका भुगतना पड़ रहा है। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण हवा प्रदूषण और प्राणी पर होने वाले परिणाम। वनस्पतियों पर हवा के प्रदूषण का क्या परिणाम होता है हम देखते हैं। उसके पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, जैसे एक फ्रेश पत्ती दी गई है और यह दूसरी पत्ती है जो वायु प्रदूषण के कारण इस पर अनेक लेयर्स धूल के, मिट्टी के या जो भी हवा में मिश्रित चीजें होती हैं उसके जम जाते हैं, जिसके कारण इसके पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं और यह श्वास, जिस तरह से हम श्वास लेते हैं उस तरह से वनस्पतियां श्वास नहीं ले पाती और उसके पर्णरंध्र बंद होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह धीमी हो जाती है। वनस्पतियों की वृद्धि में भी रुकावट होती है, पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीला पड़ना। इस तरह से हम देखते हैं कि हवा प्रदूषण का वनस्पति पर भी उतना ही परिणाम होता है जितना प्राणियों पर, मनुष्य पर होता है। अगर पर्णरंध्र बंद हो गए तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, उसके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है और वनस्पतियों की जो वृद्धि है वह रुक जाती है, उसकी पत्तियां गिर पड़ती है। यह उदाहरण हम लोग शहरों में देखते हैं। अनेक पेड़ ऐसे हैं जिसकी पत्तियां अचानक पीली पड़ती हैं और झड़ना शुरू हो जाता है, पतझड़ की तरह उसकी पत्तियां गिर जाती है, पेड़ मुरझाया सा दिखता है और जैसे ही बारिश आती है पूरे पेड़ हरे हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर का जो लेयर है, धूल मिट्टी जो भी प्रदूषित चीजें हैं, वह जब साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो फिर से वह पेड़ हरा भरा हो जाता है। अब प्राणियों पर किस तरह से दुष्परिणाम होता है? श्वसन पर परिणाम होता है। श्वसन संस्थान, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है हमारे, जिससे हम श्वास लेते हैं, श्वास नली हमारी चौकअप हो जाती है, अस्थमा जैसी परेशानी आती है और श्वास लेने में कठिनाई, फेफड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है, आंखों में जलन, जो कंपनी कारखानों के बगल में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा यह परेशानी होती है, आंखों में उनके जलन या खुजली सी या मिर्ची की तरह लगता है, जलन होती है। और जो पशु पक्षी हैं, पक्षियों को भी उसी तरह से तकलीफ होती है, पक्षी भी कभी कभी गैसों के दुष्परिणाम से जल्दी मरते हैं या ज्यादा दिन जी नहीं पाते। अब हवा प्रदूषण का वातावरण वातावरण पर होने वाला परिणाम। हम जानते हैं कि अनेक उदाहरण हम समाचार के माध्यम से, न्यूज में भी देखते हैं कि अभी जो लॉकडाउन था उस पीरियड में जो ओजोन की लेयर है, बाहरी सबसे वातावरण की सबसे बाहरी जो परत है
वो ओजोन की है। ओजोन की लेयर क्या करती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें उसे अवशोषित करने का काम करती है, जिसकी वजह से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जिसको बोलते हैं, वह जमीन तक नहीं आती और या कम प्रमाण में आती है, जिसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम मनुष्य को या प्राणियों को होता है। स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है उस किरणों से। उसको रोकने का काम यह ओजोन की परत करती है। किंतु अभी हम लोगों ने देखा, बीच में लॉकडाउन बहुत ज्यादा दिनों तक चला, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ और प्रदूषण कम होने के कारण जो ओजोन की परत थी, वो सिकुड़ना शुरू हुई थी, उसका क्षय हो रहा था, वह थोड़े समय के लिए रुक गया और उसकी पूर्ति हुई। काफी कुछ उसकी क्षति की पूर्ति हो चुकी है। किंतु वातावरण में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बढ़ेगी, अन्य जहरीली गैसें बढ़ेंगी, इस ओजोन लेयर का संरक्षण कर पाना मुश्किल है और यह जितना इसका क्षय होगा, नाश होगा, उतना ही वातावरण में टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह ओजोन परत का नाश है या क्षय है और यह सबसे उपयोगी है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का कार्य करती है। हरित गृह प्रभाव, पौधा पर पौधा घर प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि। जैसा मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में है। हमने देखा 78% कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 21% ऑक्सीजन है और 1% में सभी गैसें, धूल के कण, वाष्प, सभी चीजें उसके साथ मिश्रित है। किंतु इतना कम प्रमाण में होने के बावजूद भी हरित गैसों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका दुष्परिणाम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। अब वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में होने के बावजूद भी वह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। पिछले 100 साल में औद्योगिकीकरण के कारण वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में वृद्धि हुई। इस कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात हरित गृह प्रभाव है। CO2 के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC, यह पृथ्वी के वातावरण की उष्मा रोक कर रखती है। एकत्रित रूप में इसे हरित गृह गैस कहते हैं। अर्थात जो भी मीथेन गैस है, इन सब चीजों को रोकने का कार्य ओजोन लेयर करती है। अब इन सब की जितना ज्यादा वृद्धि होगी, उतना ज्यादा किरणें जो उत्सर्जित होकर के सूर्यमंडल से या सूर्य से आती है, वह हमारे लिए कष्टकर होंगी। बढ़ते हुए हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर, जिसके कारण फसलों का उत्पादन, वन्य सजीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनद और हिम नदियां, हम लोग देखते हैं कि हिम नदियां जो हिम पर्वत से निकली है, जहाँ पर बर्फ जमी है, वह धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण ढेर सारे शहर आने वाले 20-25 वर्षों में डूब जाएंगे। तो यह सब इसके दुष्परिणाम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अम्लीय वर्षा, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, इन सब चीजों के जलने की वजह से अनेक एसिड्स बनते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो भी ईंधन जलाते हैं या कंपनी कारखाने से धुआं निकलता है, ये सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं इन बादलों में और वो अम्ल मिलने के बाद अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन जिसको कहते हैं, होती है, जिसके कारण यह वर्षा पानी में मिश्रित होते हैं। बारिश के पानी में मिश्रित होकर के जब जमीन में आते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल, इन सब चीजें बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है और यह अम्लीय वर्षा कई तरह से हम पर दुष्परिणाम इसका होता है। अब क्या दुष्परिणाम है हम देखते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की और संग्रहित पानी की अम्लता में वृद्धि होती है। जो भी तालाब का पानी है, झीलों का पानी है, वह खराब हो जाता है, उसमें अम्ल का प्रमाण बढ़ता है, जिसके कारण जलचर, मछली जैसे जो जीव हैं उसमें, पानी के अंदर रहने वाले, उन पर भी दुष्परिणाम होता है। वनस्पतियां और जो जंगल है, उस पर भी दुष्परिणाम इसका होता है। बहुत ज्यादा हानि होती है इस अम्लीय वर्षा के कारण। और दूसरी क्या हानि है, इमारतों पर, पुतलों पर, जो ऐतिहासिक धरोहर है। और हम लोगों ने देखा जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर पूरी तरह से पीला हो रहा था, जबकि सफेद संगमरमर का बना हुआ है।
ऐसी अनेक ऐतिहासिक जो धरोहर है, उसके कारण भी इस अम्लीय वर्षा का दुष्परिणाम होता है। जो मूर्तियाँ हैं धातुओं की, उसमें भी क्षरण होता है और काली पड़ जाती है मूर्तियाँ। अम्लीय पर्जन्य अप्रत्यक्ष रूप से कैडमियम और मर्क्यूरी जैसे भारी धातुओं को बहाकर लेके जाती है, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अर्थात वनस्पति में पारा की मात्रा बढ़ेगी, पानी में मिश्रित होकर के जाएगा, वह पानी वनस्पतियां अवशोषित करेंगी और अप्रत्यक्ष रूप से वह पारा जो जहरीली चीजें हमारे शरीर में जाती है। जलाशयों तथा जलवाहिनियों का पानी अर्थात जो भी जलाशय है, नदी का पानी है, वह उसके अंदर जब यह पानी मिश्रित होगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी कारखानों से निकला हुआ धुआं इन बादलों के साथ मिक्स होता है और अम्लीय वर्षा होती है। उसके अंदर रहने वाले जलीय जलचर जो भी प्राणी है, उनमें भी बहुत सारे प्राणी मर जाते हैं, पेड़-पौधे नष्ट होते हैं और जो मिट्टी में पानी मिक्स होता है उसकी वजह से फसलों के द्वारा या जो भी खाने-पीने की चीजें खेती से उपज होता है उसमें मिक्स होकर के हमारे शरीर में जाती है। आप यहाँ पर फ्रिज, एसी, कूलर इसमें से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं या जो परफ्यूम इवन जिसके अंदर गैस का इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें भी अप्रत्यक्ष रूप से इस दुष्परिणाम को बढ़ाने के लिए कारक हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये वस्तुएं भी हैं। अब हवा प्रदूषण के लिए प्रतिबंधक उपाय क्या है? कारखानों से निकलने वाले जो धुएँ उसको प्रदूषण बढ़ाने वाली चीज़ें, उसको नियंत्रित करना चाहिए। उसको फ़िल्टर कर कर के फिर हवा में छोड़ना चाहिए। जो भी शीशे जैसी धातु है, ठोस अशुद्धियाँ हैं, उसको निकाल लिया जाए उसमें से। शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा, जो भी चीज़ें सड़ती है, गलती है, जिसकी वजह से शहरों में दुर्गंध फैलता है, उसको भी रोकना चाहिए। फिर परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार जो समय-समय पर इन परिवारों का परीक्षण करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी गैस निकलती है और वातावरण को प्रदूषित करती है। इस पर नियंत्रण लाना चाहिए। सीएफसी निर्मिती पर प्रतिबंध। सीएफसी निर्मिती क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया, फ्रिज, एसी इन सब चीज़ों से निकलती है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के फ्रिज या एसी बनाना चाहिए, जहाँ बहुत आवश्यक हो, तो ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हमारे शहर में हवा कितनी साफ है, कितनी उसको नापने के लिए इस तरह के यंत्र का उपयोग होता है, सेंसर की तरह होता है। यहाँ पर दिल्ली में दिया है 343 जो उसका प्रमाण है, गुड़गांव में 335, गाजियाबाद 391, नोएडा 343, यह सब प्रतिदिन नापा जाता है और 24 घंटे का रिकॉर्ड देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि 0 से 50 तक अच्छा है, यह संतोषजनक है, ये ठीक है और वेरी पुअर सबसे बेकार स्थिति 300 के ऊपर है, जो कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा इन सब जगहों पर है, जो कि सबसे खराब एयर क्वालिटी कही जाती है। धन्यवाद बच्चों। अभी तक हम लोगों ने वायु प्रदूषण पढ़ा। वायु प्रदूषण के अंतर्गत जो भी जानकारी दी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको पढ़िए, अच्छी तरह से सरल टॉपिक है, आसानी से कर सकते हो। थैंक